कैमरा तो आ नहीं रहा है। उसमें लैपटॉप में दिखता है ना, दिख नहीं रहा है। लाइव कर दिया मैम आपने? हाँ हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका केसरी आप सभी का टीचर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। मैं करंट अफेयर पर बात करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सुपर टेट में करंट के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। करंट के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे या करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वह मुश्किल है। आपका सिलेक्शन बिना करंट अफेयर पढ़े नहीं हो सकता है। हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला में चल रहे हैं और जिसमें 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी के करंट अफेयर जो हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग 5 जनवरी के करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? राजलक्ष्मी हाय हाय। बिट्टू अस्थाना गुड मॉर्निंग बिट्टू अस्थाना। आप लोगों को मेरी आवाज बराबर आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए। मैम कैफी सर कब लाइव आएंगे? ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, ये हमारी टीम बताएगी कि उनका सेशन कब का लगा हुआ है। अभी तो आप लोगों का करंट का सेशन लगा हुआ है और हम लोग करंट पर बात करेंगे। वंदना यादव गुड मॉर्निंग वंदना यादव। तो चलिए आज जो हम लोग करंट अफेयर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका मेन टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, आज का हमारा पहला पॉइंट है पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। दूसरा पॉइंट है बॉलीवुड फिल्म निर्माता विजय गिलानी का निधन। तीसरा पॉइंट है विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ नियुक्त। लद्दाख में मनाया पारंपरिक नव वर्ष त्योहार लोसार महोत्सव। पांचवा पॉइंट है आरबीआई एयरटेल पेमेंट बैंक को मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है। सातवां पॉइंट है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला। आठवां पॉइंट है केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है। नौवां पॉइंट है 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। और 10वां पॉइंट है
अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय सिंधु ताई सपकाल का निधन। ठीक है, ये आज का हमारा मेन पॉइंट है। इन सब पॉइंट पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक। तो देखिए आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज। क्या पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। पाकिस्तान के ऑलराउंडर जो हैं मोहम्मद हफीज जो हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्या इन्होंने अभी हाल ही में जनवरी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद हफीज। देखिए ये इनका फोटो लगा हुआ है, यही है मोहम्मद हफीज। इन्होंने ही अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा कि इन्होंने, मोहम्मद हफीज ने वर्ष 2018 में, इसमें वर्ष 2018 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 2018 में टेस्ट क्रिकेट से, इसमें टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास 2018 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। इस तरह से मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न और बन सकता है आपके एग्जाम में कि मोहम्मद हफीज को किस नाम से जाना जाता था, या मोहम्मद हफीज जो है वह अन्य किस नाम से लोकप्रिय थे। तो इन्हें जो है द प्रोफेसर के नाम से जाना जाता था, या कहें द प्रोफेसर के नाम से ये लोकप्रिय थे। किस नाम से? द प्रोफेसर। द प्रोफेसर। पाकिस्तान के ऑलराउंडर जो खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2022 में जनवरी में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है और इससे पूर्व 2018 में ही इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी और इन्हें द प्रोफेसर के उपनाम से भी जाना जाता है, या कहें कि द प्रोफेसर के नाम से ये लोकप्रिय हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉलीवुड अभिनेता विजय गिलानी का निधन। ये हैं विजय गिलानी। ये जो हैं बॉलीवुड फिल्म निर्माता हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। क्या हाल ही में निधन हो गया है? ये ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। किससे? ब्लड कैंसर से पीड़ित थे, ब्लड कैंसर से, और अब इनका जो है निधन हो गया है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में विजय गिलानी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हाल ही में विजय गिलानी का निधन हुआ और यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? और आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैम संडे को कॉल नहीं लगता है। नहीं, संडे को कॉल नहीं लगता है, संडे को बंद है। दरअसल आज संडे स्पेशल से करंट के लिए क्लास चल रही है। तो जो फिल्म निर्माता हैं विजय गिलानी, इनका निधन हो गया है। इन्होंने देखिए कई फिल्में बनाया है, उसमें से एक फिल्म जो है मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। कौन सी? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी
आप लोगों ने भी देखा होगा सूर्यवंशी मूवी, जो कि करीब 1952 के आसपास आई थी, जिसमें देखिए जो हीरो थे, एक हीरो था और दो हीरोइन थी। जहां तक हीरो जो था, हीरो का नाम विक्की था, हीरो का नाम विक्की, और विक्की का रोल जो है वह सलमान खान निभा रहे थे। और जो हीरोइन थी, एक हीरोइन का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो एक और हीरोइन थी उसका नाम सूर्यलेखा था। और वो क्या ना, वो मर गई थी। और ये जो विक्की है, इनका दूसरा, सलमान खान का दूसरा जन्म हुआ था। और जो हीरोइन थी वो दिन में तो शीशे में, वो शीशे के अंदर रहती थी, और रात में वो शीशे से बाहर निकल के घूमा करती थी। तो ये स्टोरी था सूर्यवंशी मूवी का। तो ये सूर्यवंशी जो मूवी है, इन्होंने विजय गिलानी ने कई फिल्में बनाया है, उनमें से एक मूवी ये भी है। तो ध्यान रखिएगा कि विजय गिलानी का मृत्यु हो गया है, उनका निधन हो गया है। और वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह फिल्म निर्माता थे, वह फिल्मी दुनिया से संबंधित थे, वो बॉलीवुड दुनिया से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विनोद कन्नन विस्तारा एयरलाइंस के अगले सीईओ नियुक्त। क्या? विनोद कन्नन जो हैं वो विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ नियुक्त हुए हैं। ये है विनोद कन्नन, फोटो में आप लोग देख लीजिए, यही है विनोद कन्नन। तो ये जो है विस्तारा एयरलाइन जो है उसके अगले सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ये अब जब सीईओ नियुक्त हुए हैं तो इससे पूर्व सीईओ विस्तारा एयरलाइन के कौन थे, या कहे इन्होंने किस सीईओ का स्थान लिया है? तो इन्होंने लेस्ली थंग का स्थान लिया है। किसका? लेस्ली थंग। क्या? लेस्ली थंग का इन्होंने स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति से संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि अगर विस्तारा एयरलाइन के सीईओ कौन है या किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका उत्तर होगा विनोद कन्नन। या यह प्रश्न पूछे कि विनोद कन्नन जो कि विस्तारा एयरलाइन के अगले सीईओ हैं, उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो आपका उत्तर होगा लेस्ली थंग का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख में मनाया गया पारंपरिक नव वर्ष लोसार महोत्सव। देखिए लद्दाख में, कहां? लद्दाख में एक त्योहार मनाया गया है। कौन सा त्योहार है? लोसार महोत्सव। यह त्योहार जो है वहां की पारंपरिक उत्सव है, परंपरा से चली आ रही उत्सव है। यह 9 वर्ष के समय में मनाया जाता है। नए साल पे जैसे 1 जनवरी हो गया, यह कई दिनों तक त्योहार चलता है। तो 9 वर्ष का एक त्योहार है और इसका नाम है लोसार महोत्सव। लद्दाख में मनाया जाता है। ये देखिए आप फोटो देख रहे हैं कि किस तरीके से यह महोत्सव मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि यह महोत्सव जो है वह बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? लद्दाख क्षेत्र में जो बौद्ध समुदाय हैं, उनके द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक, देखिए जब हम बात लद्दाख की कर रहे हैं तो लद्दाख की कुछ इंपॉर्टेंट और जो त्योहार हैं और जो महोत्सव हैं, हम उसको भी जान ले कि लद्दाख के और कौन कौन से महोत्सव हैं। ठीक, तो लद्दाख का एक महोत्सव है फ्यांग सेडुप। क्या? फ्यांग सेडुप, फ्यांग सेडुप महोत्सव, एक महोत्सव ये है। दूसरा कौन सा महोत्सव एक और है, वो कौन सा है? दोस मोचे महोत्सव, दोस मोचे महोत्सव। और एक महोत्सव और है जो लद्दाख का महोत्सव है, बहुत ही फेमस महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? हेमिस। देखिए जनवरी के महीने में लद्दाख में लोसार महोत्सव मनाया गया है, जो कि एक 9 वर्ष का महोत्सव है और वहां के जो बौद्ध समुदाय हैं उसके द्वारा मनाया जाता है। अब देखिए लद्दाख के महोत्सव की बात हो रही है तो लद्दाख के कुछ और महोत्सव हैं जो फेमस है और जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो फ्यांग सेडुप महोत्सव, दूसरा दोस मोचे महोत्सव और तीसरा हेमिस महोत्सव। देखिए जब बात चल रही है लद्दाख की
तो लद्दाख या कहें कश्मीर मुद्दा बहुत ही फेमस रहा है। लद्दाख जो है वो कश्मीर का ही भाग है। तो एक बार हम उसको भी समझते हैं कि आखिर ये कश्मीर मुद्दा है क्या। चलिए हम देखते हैं, मैप पे एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम कश्मीर मुद्दा की, ठीक है। लद्दाख जो है वह कश्मीर का ही भाग है। क्या लद्दाख जो है वह कश्मीर का ही भाग है। पहले लद्दाख जम्मू और कश्मीर एक ही था, और अब जो है लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये कश्मीर का जो इतिहास है, हम एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर का इतिहास आखिर क्या है। चलते हैं कश्मीर की वादियों में। कहा? कश्मीर की वादियों, जिसको जन्नत कहा जाता है, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख कहाँ है। देखिए, इंडिया के मैप से समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में यहां पर उत्तराखंड है। क्या? यहां पर उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद जो है यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश है। क्या? हिमाचल प्रदेश। और यहां पे जम्मू और कश्मीर है। क्या? यहां पर जो है जम्मू कश्मीर आपका स्थित है। J&K मैं इसको लिख दे रही हूं। और आपका लद्दाख जो है यहां पर स्थित है। लद्दाख आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छे से? कि हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करें। चलिए, अच्छा, फिर से हम आप लोगों को एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत का ये मैप है जिसमें इसको इस तरीके से बांटा गया है। ठीक। बात करें यहां पर, तो यहां पे उत्तराखंड है और यहां पे हिमाचल प्रदेश, इसको हम एक से लिख रहे हैं। और यहां पे जम्मू कश्मीर, J&K, और ये है लद्दाख का क्षेत्र। ये लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही राज्य था, और 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो चलिए समझते हैं कश्मीर मुद्दा कि कश्मीर मुद्दा क्या है। कश्मीर मुद्दा को समझने के लिए हमें सन 1947 में जाना पड़ेगा। कहां? सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। कहां? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी हम बात कर रहे हैं कश्मीर मुद्दा पर। किस पर? कश्मीर मुद्दा, ठीक है। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लाया गया था, तब उसमें 3 बातें कही गई थी। क्या? कि कोई भी, देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय 500 से ज्यादा रियासतें थी। कितनी? 500 से ज्यादा रियासतें थी। और ऐसे में उस समय हमारे जो गृह मंत्री थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, या कहें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। तो देखिए, जब देश आजाद करने की बात आई, तब
देश को आजाद करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो लाया गया था। और इस अधिनियम में 3 बातें कही गई थी। वो 3 बातें क्या कही गई थी, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3 बातें कही गई थी ये कि कोई भी 2 राष्ट्र का निर्माण होगा। किसका? इस स्वतंत्रता अधिनियम के साथ भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। किसका? भारत और पाकिस्तान। जितने भी रियासतें हैं, हमने क्या बताया कि जब देश आजाद हुआ था तब 500 से ज्यादा जो है भारत में रियासतें थी। तो उसमें ये बात कही गई थी कि जितने भी देश हैं वो चाहे रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में शामिल हो जाए या वो चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे वो संप्रभु राज्य बन जाए, अपना खुद का एक राज्य जो है वो बना ले। क्या? संप्रभु राज्य बन जाए। जब भारत, पाकिस्तान और संप्रभु राज्य 3 ऑप्शन जो था वो राज्यों के लिए था कि वो इस तरीके से बन जाए। उस समय क्या हुआ कि जितनी भी रियासतें थी वो सब जो है भारत और पाकिस्तान के बनने के बाद भारत के साथ मिल गई। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे या जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना किया था। कौन कौन से? वो रियासतें कौन कौन सी थी ये देखिए। उस समय जो भारत में आजादी के समय भारत से मिलने से मना कर रही थी वो रियासतें, वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कौन कौन सी रियासतें थी? 3 रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जो है वह भारत में शामिल होने से मना कर रही थी। न ही ये पाकिस्तान में शामिल हुई थी, न ही भारत में शामिल हुई थी। और इनका ये मानना था कि हम अपना संप्रभु राष्ट्र का निर्माण करेंगे। बाकी की जो रियासतें थी वो तो भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन ये जो तीनों रियासतें थी इन तीनों भारत से शामिल होने के लिए मना कर दिया था। तो देखिए अब बात करते हैं जूनागढ़ की। किसकी? जूनागढ़ की। कि जूनागढ़ को कैसे भारत में मिलाया गया या जूनागढ़ की स्थिति क्या है। ठीक है, तो जूनागढ़ जो है वह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। कहां पे स्थित था? मैप के माध्यम से हम बताते हैं आप लोगों को। ये देखिए ये मैप है और यहाँ पे जो है आपका गुजरात है, यहाँ पे गुजरात है। ठीक है, अब गुजरात के इस इलाके में जूनागढ़ स्थित था। गुजरात के दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए एक बार। जूनागढ़ जो था वो दक्षिण पश्चिम इलाके में स्थित था, गुजरात के दक्षिण पश्चिम इलाके में। और जूनागढ़ ने भारत में विलय से मना कर दिया था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। तो देखिए जो जूनागढ़ की जनसंख्या थी वो ज्यादातर जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। ऐसे में देखिए जनसंख्या जो थी वो ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन वहां का जो राजा था, वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था। अब उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहब्बत महानत खान जी। क्या? मोहब्बत महावत खान जी जो जूनागढ़ के राजा थे। हम इसको साफ कर दे रहे हैं, बात हम अभी कर रहे हैं जूनागढ़ की। ठीक है, तो उस समय जो जूनागढ़ के शासक थे, ठीक है, उनका नाम था मोहब्बत महावत खान जी। मोहब्बत महावत खान जी उस समय जो है जूनागढ़ के शासक थे। शासक मुस्लिम और जनता जो थी ज्यादातर हिंदू थी। ऐसे में क्या हुआ कि भारत ने कहा कि हम जनमत संग्रह के माध्यम से आपके यहाँ आप हमको हमारे में विलय कर लीजिए। जूनागढ़ से कहा, लेकिन जूनागढ़ ने मना कर दिया कि हम विलय नहीं करेंगे।
ऐसे में क्या हुआ कि 15 सितंबर, आपको याद है कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। बिना, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं थे। ठीक, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। फिर बात करें 15 सितंबर की। कब? 15 सितंबर 1947। क्या? 15 सितंबर 1947 को यह खबर मिलता है कि जूनागढ़ जो है वह पाकिस्तान में शामिल होने वाला है। क्या? 15 अगस्त 1947 को खबर मिला कि जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होने वाला है। और यह सुनते ही पूरे दिल्ली में, दिल्ली जो कि उस समय राजधानी थी और अभी भी देश की राजधानी है, वहां पे खलबली मच गई कि जूनागढ़ जो है वह पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? उस समय रियासतों के जो अध्यक्ष थे, रियासतों के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतों के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो रियासतों के अध्यक्ष थे और उस समय जो है हमारे देश के गृह मंत्री भी थे। ठीक है, दिल्ली में हल्ला हो गई कि जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो एक भारत करना चाहते थे, पूरे भारत को एक करना चाहते थे, भारत का एकीकरण करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें पता चला कि जूनागढ़ जो है वह पाकिस्तान से विलय करने जा रहा है, तो उन्होंने जूनागढ़ के कोयला और ईंधन की सप्लाई को रोक दिया। क्या किया? जूनागढ़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय रियासतों के अध्यक्ष थे और हमारे देश के गृह मंत्री भी थे, उन्होंने जूनागढ़ को जो कोयला और ईंधन, क्या? कोयला और ईंधन की सप्लाई को रोक दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को भारत की तरफ से की जाने वाली कोयले और ईंधन की सप्लाई को रोक दिया। और इसके साथ ही भारतीय सेना ने क्या किया कि जूनागढ़ में स्थित मंगरोल और बारबियाड पर कब्जा कर लिया। क्या? भारतीय सेना ने दो स्थान, कौन कौन सा? एक तो मंगलोर था, मंगलोर, और दूसरा क्या था? बारबियाड। इस पर जो है भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। और यहाँ का जो नवाब था वह कराची भाग गया, जब देखा कि एक तरफ तो कोयले और ईंधन की सप्लाई भी बंद हो गई, दूसरी तरफ भारत ने अपने सैनिकों को भी भेज दिया जो जूनागढ़ के दो स्थान मंगलोर और बारबियाड पर कब्जा कर लिए हैं। तो वहां का जो नवाब था ये सब देख करके, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता तो थी नहीं, तो वो अपना जान बचाने के लिए अपने जनता को छोड़ करके पाकिस्तान के कराची में चला गया और वहां का शरण ले लिया। फिर क्या किया गया कि 20 फरवरी 1948 को, क्या 20 फरवरी 1948 को वहां पे जनमत संग्रह कराया गया। 20 फरवरी 1948 को वहां पे जनमत संग्रह कराया गया और वहां की 91% आबादी जो है भारत में विलय करने के लिए वोट की। कितने प्रतिशत आबादी? करीब 91% आबादी ने भारत में विलय के लिए वोट की। इस तरीके से जूनागढ़ जो है वह 20 फरवरी 1948 के जनमत संग्रह के बाद भारत का हिस्सा बन गया। क्या? 20 फरवरी 1948 के बाद जूनागढ़ जो है वह भारत का हिस्सा बन गया। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? सृष्टा सरोज समझ में आ रहा है?
गोपाल मिश्रा, सादर चरण स्पर्श मैम। अरे आशीर्वाद। चलिए ठीक है, अभी हम लोग जूनागढ़ के विषय में बात कर चुके हैं। अब हम जो हमारा दूसरा रियासत है हैदराबाद, उस पर बात करेंगे। हमने अभी आप लोगों को बताया कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीन रियासतें जो थी वो भारत में विलय से मना कर रही थी और अपना अलग सी राष्ट्र कहें बनाना चाहती थी या पाकिस्तान में मिल जाना चाहती थी। तब जूनागढ़ को इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का अभिन्न अंग बनाया। अब बात करते हैं हैदराबाद की, कि हैदराबाद जो है भारत का अभिन्न अंग कैसे बना। किस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग? हैदराबाद पर बात कर रहे हैं, हैदराबाद पर। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम अभी आपको कहानी की फॉर्म में इसको समझा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तब आप लोग एग्जाम में कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर नहीं भी आता रहेगा तब भी आप क्वेश्चन सही कर जाएंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझिए और जहां आपको ठीक लगे कॉपी पर लिखते भी जाइए। तो चलिए अब बात करते हैं हम हैदराबाद की, कि हैदराबाद जो है वह कहाँ स्थित है और इसको कैसे मिलाया गया। हैदराबाद जो है वह दक्षिण भारत का राज्य है। आज का जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की राजधानी या कहे तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो दो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया है। हैदराबाद जो है उसी की राजधानी है। हैदराबाद जो है वह जब देश आजाद हुआ था तो यह भी भारत का हिस्सा नहीं था। भारत की आजादी के समय 15 अगस्त 1947 के समय यह भी भारत का हिस्सा नहीं था। तो बात कर रहे हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में जो है एक चीज ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद जो है ना उस समय बहुत ही संपन्न राज्य था, बहुत ही संपन्न रियासत था। क्या? संपन्न रियासत था। संपन्न रियासत था हैदराबाद उस समय एक संपन्न रियासत था। और यहाँ की आबादी कितनी थी? यहाँ की आबादी जो है 1,60,00,000 के आसपास थी। कितनी थी आबादी? 1,60,00,000 के आसपास थी। यहाँ की आबादी 1,60,00,000 के आसपास थी। ठीक है। और यहाँ के जो शासक थे और यहाँ की जो जनता थी, ध्यान रखिएगा कि यहाँ की करीब 85% जनसंख्या जो है वह हिंदू थी। उस समय करीब 85% जनसंख्या हिंदू थी और वहां का शासक जो था वो मुस्लिम था। क्या? 85% जनसंख्या जो थी वह हिंदू थी। 85% जनसंख्या हिंदू थी और जो वहां का शासक था वह मुस्लिम था। क्या? शासक जो था वो मुस्लिम था। निजाम कहते थे। क्या? वहां पर जो है निजामों का शासन था और निजाम का नाम क्या था? मीर उस्मान अली। जो वहां का शासक था निजाम, उसका नाम क्या था? मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली जो है जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हैदराबाद का शासक था। हैदराबाद जो है वह एक संपन्न रियासत था। तो हैदराबाद ने देश की आजादी के समय भारत की विलय को मना कर दिया। भारत की सरकार ने उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जब उन्होंने इनके सामने बात रखी और जनमत संग्रह के माध्यम से जो है वह भारत में विलय करना चाहते थे हैदराबाद को, लेकिन वहां के जो निजाम थे उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया वहां पे निजाम ने, और पता चला ये कि मतलब दरअसल बात ये था ना कि जो निजाम था वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बनना चाहता था। वो न भारत में शामिल होना चाहता था न ही पाकिस्तान में, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य बनना चाहता था। फिर यह बात जो है उसने लॉर्ड माउंटबेटन से कही, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे।
लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात मना कर दिया। जब मना कर दिया, उसकी बातों को खारिज कर दिया, तब हैदराबाद ने क्या कहा कि हम जो है स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे, हम न भारत में शामिल होंगे न पाकिस्तान में शामिल होंगे। एक तो दक्षिण भारत में उसकी स्थिति आप देख ही रहे हैं, वो हैदराबाद में कहा मतलब हैदराबाद में कैसे वो संप्रभु राष्ट्र बनेगा, या तो फिर वो कहता है कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, तो पाकिस्तान कहाँ, हैदराबाद कहाँ, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में और हैदराबाद जो है वह दक्षिण में, तो वह कैसे शामिल होता। तो सबसे बड़ी चीज था कि उस समय जो हमारे रियासतों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो हैदराबाद को मिलाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो नहीं मिलाते तो आगे जो है और बड़ी समस्याएं जो है वह पैदा हो सकती थी। ऐसे में क्या हुआ कि उन्होंने एक लास्ट ऑप्शन समझ में आया, जब वो जनमत संघर्ष से नहीं माना, बात करने से नहीं माना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास एक अंतिम रास्ता बचा था सैन्य कार्यवाही का। किससे? किसका? सैन्य कार्यवाही का। सैन्य कार्यवाही। ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न में परीक्षा में पूछा गया है कि जूनागढ़ को किस तरीके से मिलाया गया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के करके मिलाया गया था। ध्यान रखिएगा। और आपसे एक बार प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि हैदराबाद को किस तरह से मिलाया गया था, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही करके मिलाया गया। तो जब ये हुआ कि हैदराबाद जो है वह भारत में नहीं मिलेगा, वो जा रहा है पाकिस्तान में मिलने के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसे रोकने के लिए हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई किया, भारत की सेना को हैदराबाद में भेज दिया। 4 दिन तक लंबा संघर्ष चला। कितना? 4 दिन तक हैदराबाद और भारत की सेना के बीच जो है वह लंबा संघर्ष चला। हैदराबाद के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह भारत से टक्कर ले सके। तो 4 दिन के बाद क्या, 17 सितंबर 1948 को, क्या 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद की सेना ने भारत की सेना में आत्मसमर्पण कर दिया। 17 सितंबर 1948 को 4 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद जो है वह हैदराबाद की सेना ने भारतीय सेना पर आत्मसमर्पण कर दिया और विलय को जो है मान्य करने के लिए स्वीकार कर लिया। इस तरह से बात करें तो हैदराबाद जो है सैन्य कार्यवाही के माध्यम से भारत में विलय किया। 4 दिनों का जो लंबा संघर्ष चला था वो कितने घंटों का था? 108 घंटा। कितना? 108 घंटा हैदराबाद और भारतीय सेना के बीच जो है वह कार्यवाही हुई, और 108 घंटे की कार्यवाही के बाद जो है हैदराबाद ने भारत से मिलने विलीन करने के लिए, हैदराबाद रियासत जो है भारत से मिलने के लिए हाँ बोला था। तो इस तरीके से हैदराबाद का विलय हुआ। अब बात करते हैं कश्मीर पर, जिसका हम बताए थे कि हम कश्मीर मुद्दा पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो वो जो 3 रियासत जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जो आजाद भारत के समय भारत का हिस्सा नहीं थी, जिन्होंने भारत से मिलने से मना कर दिया था, तो उन्हें कैसे कैसे मिलाया गया, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जूनागढ़ और हैदराबाद पर हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कश्मीर पर। किस पर? कश्मीर पर। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर आ रही हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हम जो तीसरी रियासत थी, कौन सी? कश्मीर, उस पर बात करेंगे। क्या? कश्मीर पर। कश्मीर के लिए बहुत सारे बातें जो है वो मन में आती हैं, या बहुत सारे पॉइंट है जो चीजें समझ में नहीं आती कि धारा 370 क्या है, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया गया, कश्मीर को कैसे मिलाया गया, पीओके क्या है। तो आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, तीनों जो है ये कश्मीर का ही भाग है। उस समय जब देश आजाद हुआ था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जो है वो कश्मीर के ही हिस्सा थे। तो कश्मीर जो है,
कश्मीर के उस समय आजादी के समय जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह उस समय जो है ये कश्मीर के राजा थे। और ध्यान रखिएगा कि कश्मीर में 3/4 जो हिस्सा था वो मुस्लिम का था। क्या? राजा तो हिंदू थे, जो राजा थे वो हिंदू थे, लेकिन 3/4 यानी कि 75% के आसपास वहां की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। क्या? 75% के आसपास जो जनता थी वो मुस्लिम थी। भारत कश्मीर जो है न वो भारत के साथ जाना चाहता था, भारत में विलय करना चाहता था, न ही वो पाकिस्तान में विलय करना चाहता था। ऐसे में वो समय चाहता था कि हमें कुछ समय मिल जाए ताकि हम सोच सके। अब इस वजह से वो भारत के साथ जो है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता था। क्या करना चाहता था? स्टैंड स्टिल स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता था कश्मीर। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब यह हो जाएगा कि हमें जो है कुछ समय दीजिए सोचने और समझने के लिए। लेकिन हुआ ये कि 24 अक्टूबर 1947 को, क्या इधर तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता था कश्मीर भारत के साथ, और वहीं 24 अक्टूबर 1947 को, कब? 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के जो कबायली थे उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उसको अपने देश में मिलाने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान के कबायली जो हैं उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आप कश्मीर को देख रहे होंगे, कश्मीर जो है एक तरफ अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से घिरा हुआ है, तीसरी तरफ चीन से घिरा हुआ है, और एक तरफ अगर दक्षिण हिस्सा देखें, जो कश्मीर अलग था, मतलब भारत का जब विलय नहीं हुआ था तो दक्षिण में भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में उसका एक संप्रभु राष्ट्र बनना जो है वह बहुत ही मुश्किल था। अब कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है, जिसको जन्नत कहते हैं, वो क्या है कि हर देश जो थे वो अपने देश में मिलाना चाह रहे थे कश्मीर पे। तो इधर स्टैंड स्टिल समझौता के माध्यम से कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो समय चाहते थे कि हमें सोचने और समझने का मौका मिल जाए। उधर 24 अक्टूबर 1947 को ही पाकिस्तान के कबायली जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया महाराजा हरि सिंह पर, यह कहे कश्मीर पर, कि हम कश्मीर पर कब्जा कर ले। तो ऐसे में क्या था कि वहां की जो राजधानी थी श्रीनगर थी। क्या? राजधानी जो थी उस समय कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर थी। क्या थी? श्रीनगर। वहीं पे श्रीनगर में ही महाराजा हरि सिंह जो थे वो उनकी राजधानी थी, वो वहीं पे निवास करते थे। तो जो पाकिस्तान के कबायली थे वो श्रीनगर के पास बारामूला एक स्थान था। क्या? श्रीनगर के पास बारामूला नाम का एक स्थान था। बारामूला एक स्थान था, श्रीनगर के पास ही था। कबायली जो है वो वहां तक पहुंच गए थे, और कश्मीर के पास इतनी सैन्य क्षमता नहीं थी कि वो जो है पाकिस्तान की कबायली से खुद को सुरक्षित कर सके। ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत की सहायता मांगी कि आप हमको पाकिस्तान से जो है रक्षा करिए, मदद करिए, उनके कबायलियों से हमारी सहायता करिए। तो भारत ने क्या कहा कि हम मदद तो करेंगे लेकिन एक शर्त पे। क्या? हम मदद करने के लिए तैयार हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम मदद नहीं करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है। तो महाराजा हरि सिंह ने क्या कहा कि क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि आपको अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, कश्मीर को भारत में विलय करना होगा, और अगर आप भारत में विलय कर देंगे तब हम जो है कश्मीर से भारत की जनता, कश्मीर की जनता का
आपके राज्य का सुरक्षा करेंगे। क्या है ना कि जब जो है पाकिस्तान के कबायली कश्मीर पर आक्रमण कर रहे थे, आक्रमण किए थे, इतना ज्यादा युद्ध हो रहा था, इतनी स्थिति खराब हो थी कि वहां के जो सिख और हिंदू धर्म के लोग थे वो लोग भाग करके भारत की ओर आ रहे थे। ऐसे में भारत की भी ये इच्छा थी या ये जिम्मेदारी बन गई थी कि कैसे इन लोगों की रक्षा किया जाए। तो हरि सिंह जो थे, महाराजा हरि सिंह, वो भारत की जो शर्त थी कि आप जो है वह हमारे देश में विलय कर लीजिए, उन्होंने विलय स्वीकार कर लिया। महाराजा हरि सिंह ने विलय स्वीकार कर लिया और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या? विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ध्यान रखिएगा, आपसे एक प्रश्न ये पूछता है कि कश्मीर का विलय कैसे हुआ था, तो विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर का विलय हुआ था। हैदराबाद का विलय जो है वह सैन्य संघर्ष के माध्यम से हुआ था। जूनागढ़ का विलय जो है जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, और कश्मीर का विलय जो है विलय पत्र के माध्यम से हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर जो है वह महाराजा हरि सिंह ने किया था। ठीक है, तो वहां पे जो है विलय कर लिया। इस तरीके से कश्मीर जो है वह भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। और भारत की सेना ने उस समय जो पाकिस्तान के कबायली थे, जो बारामूला तक का आ चुके थे, जो श्रीनगर के पास, वहां की राजधानी के पास स्थित था, तो भारत की सेना ने उनका जम के लड़ाई किया और वो उन्हें पीछे धकेलते गए। और जब पीछे धकेलते चले गए और कुछ हिस्सा, जिसे आज हम पीओके कहते हैं, वहां तक पहुंचने के बाद हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि आप जहां हैं वहीं पर रुक जाएं, अब युद्ध जो है विराम करें, शांत करें। तो जो जहां तक कश्मीर के हिस्से में आदिवासी कबाइले या कहे पाकिस्तानी कबाइले जो आ गए थे, वो अभी भी वहीं पे हैं। उस हिस्से को पीओके कहा जाता है। क्या? पीओके। पीओके, जिसका पूरा नाम है पाक अधिकृत कश्मीर। क्या नाम है पूरा? पाक अधिकृत कश्मीर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के तत्कालीन प्रधानमंत्री के कहने से हमारी सेना जो है वो वहीं पे रुक गई, और जहां पे रुकी और जहां पे कबायली थे जिसके बाहर नहीं जा पाए, उसको क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, और बाकी के हिस्से को कश्मीर कहते हैं। अब यहां से जो है कश्मीर का भारत में विलय हो गया। अब जो प्रश्न हमने आपसे कहा कि फिर धारा 370 क्या है? धारा 370 के माध्यम से जो कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, वो आखिर है क्या? तो क्या है ना कि जब कश्मीर का विलय भारत में हो गया था, तब कश्मीर का विलय कब हुआ था? मैम, ये क्लास आप ऐप पर कब से रेगुलर मिलेगा? जहां तक है मंडे से मिलना चाहिए। मंडे से करंट अफेयर की डेली की क्लास अपडेट होंगी, तब आपको करंट अफेयर के क्लास मिलेंगे। करंट अफेयर में अरुण मिश्रा पूछ रहे हैं, मैम आप क्या पढ़ा रही हैं? तो अरुण मिश्रा, हम बात कर रहे हैं करंट पे हम लद्दाख के कुछ महोत्सव पर बात कर रहे थे। तो करंट से रिलेटेड जो चर्चा में विषय रहता है, आज हम उस पर बात कर रहे हैं, जो कि कश्मीर मुद्दा है। कश्मीर मुद्दा बहुत ही चर्चित विषय है, एग्जाम में बहुत बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो कश्मीर मुद्दा को जो है अच्छे से समझना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, तभी आप जो है अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कश्मीर विलय हो गया। फिर बात कर रहे हैं धारा 370। ठीक है, जब हमारा संसद चल रहा था 17 अक्टूबर 1949 को, क्या 17 अक्टूबर 1949 की बात करते हैं हम, कश्मीर विलय के बाद, कश्मीर विलय के करीब 2-2.5 साल बाद 17 अक्टूबर 1949
17 अक्टूबर 1949 संसद पर बहस चल रहा था। उस समय एक सांसद थे गोपाल स्वामी आयंगर। क्या उनका नाम था? गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर जो थे, उन्होंने संसद में ये कहा कि कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, एक विशेष आर्टिकल देना चाहिए। संसद में गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को एक नया आर्टिकल देना चाहिए। तब संसद में प्रश्न यह उठा कि आखिर क्यों कश्मीर को एक नया आर्टिकल क्यों दिया जाना चाहिए। तब उन्होंने बताया कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो अभी अच्छी नहीं है, जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है। एक तो वहां की 75% के आसपास की जनसंख्या मुस्लिम है। दूसरी बात ये कि आधा कश्मीर या कहे कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो पीओके पाक के अधिकार में है और कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो भारत में है। तो जो पाक के अधिकार में जो हिस्सा था, वहां के लोग भाग भाग करके भारत में आ रहे थे, शरण रहे थे और यहाँ पे सामान्य स्थिति नहीं थी। ऐसे में क्या है कि अगर भारत का पूरा संविधान जो है वहां पे लागू कर दिया जाता तो वहां पर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो वहां पर शांति का माहौल बनाने के लिए कृष्ण गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा कि आप जो है कश्मीर को एक अलग आर्टिकल दीजिए जो अन्य भारत से अलग रहे। तब संसद जो है उसके लिए एक अलग आर्टिकल अनुच्छेद 370 लाई। क्या? अनुच्छेद 370 इसका आर्टिकल लाया गया। अनुच्छेद 370 जो है संविधान के भाग 21 में वर्णन है। किसमें? भाग 21 का अंग है। देखिए, भाग 21 जो है वह अस्थायी उपबंधों से संबंधित है। भाग 21 किससे संबंधित है? अस्थायी उपबंधों से। किससे? भाग 21 जो है उसमें अस्थायी उपबंध किए गए हैं। जो आर्टिकल 370 लाया गया जिसके माध्यम से कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, वह संविधान के भाग 21 में उल्लेख किया गया है। भाग 21 में अस्थायी उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जो अस्थायी उपबंध करने के लिए संसद में जो कानून लाया गया था जिसके माध्यम से 370 जोड़ा गया था, उसको एक विधेयक ले आकर के पास कराया गया था। उस विधेयक का क्या नाम था? ध्यान रखिएगा कि उस विधेयक का क्या नाम था। उस विधेयक का नाम था टेम्पररी प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर। क्या नाम था? टेम्पररी प्रोविजन of the state of जम्मू और कश्मीर। टेम्परेरी प्रोविजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये जो इस शीर्षक के नाम से एक विधेयक जो है वह संसद में पेश किया गया ताकि जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा दिया जाए, एक विशेष अधिकार दिया जाए। क्योंकि उस समय जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी वो पूरे संविधान को लागू करने की स्थिति में नहीं थी। तो इसी के माध्यम से जो है आर्टिकल 370 जो है हमारे संविधान में जोड़ा गया अस्थायी उपबंध के तौर पर कि जब भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद चाहे और कश्मीर की स्थिति सामान्य हो जाए तो वह विशेष राज्य का दर्जा जो है वह समाप्त कर सके। देखिए, जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तब जो है कश्मीर की जो शासन था, कश्मीर का शासन विशेष राज्य के दर्जा देने के समय
कश्मीर की जो विदेश के मामले थे और रक्षा से संबंधित मामले थे और संचार से संबंधित मामले थे, इन तीनों मामलों को छोड़ करके भारत के पास अधिकार नहीं था। उसके लिए अलग से संविधान, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और इन तीनों के अलावा सारे संचालन जो है वो जम्मू कश्मीर के संविधान से होते थे। कौन से तीन अधिकार भारत के पास थे? एक तो विदेश मामला, विदेश मामला, विदेश मामला, रक्षा से संबंधित मामला और संचार से संबंधित मामला। ये तीन मामले जो थे वो जम्मू कश्मीर के पास नहीं थे, ये भारत के पास थे। इसके अलावा जो है सभी मामले जो थे वो जम्मू कश्मीर के पास थे। सारे अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा या कहे संसद के पास थे। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो नागरिक था, अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसे दो देशों की नागरिकता प्राप्त होती थी। एक तो जम्मू कश्मीर की, दूसरी जो थी वो भारत की नागरिकता प्राप्त होती थी। ऐसे में क्या होता था कि जो जम्मू कश्मीर के लोग थे या कहें जो भारत के लोग थे वो जम्मू कश्मीर में जाकर के नहीं बस सकते थे। जब धारा 370 हटा था तब बहुत ही चर्चा में था कि लोगों का ये कहना था कि अरे हम जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेंगे, क्योंकि धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में भारत के सभी नागरिक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। एक चर्चा और भी था कि जिसको देखे वो जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना ससुराल बनाना चाह रहा था कि वहां की लड़कियों से हम शादी करेंगे। तो जब धारा 370 उठा तब जाकर के जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग, तो वो विलय पत्र के माध्यम से भी बन गया था, लेकिन संपूर्ण अधिकार जो था वो भारत के पास नहीं था। रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामले, इन तीनों मामलों को छोड़ करके सारे अधिकार जो थे वो जम्मू कश्मीर के अपने अलग अधिकार थे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, उसका अपना अलग राष्ट्रध्वज था, उसका अपना अलग राष्ट्रगीत था, राष्ट्रगान था। तो ये सारी बातें थी। यहां से आया था जो आर्टिकल 370 है वो। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 जो है वह समाप्त कैसे हुआ। तो देखिए, आर्टिकल 370 जो है अनुच्छेद सन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक एक लाया गया था। क्या? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019। अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 370 को 2019 में समाप्त कर दिया। उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 पेश किया गया और इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश? एक लद्दाख, जिसकी बात हम पहले किए हैं, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। ठीक, ये था कश्मीर मुद्दा कि आखिर कश्मीर मुद्दा क्या है, कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है, कश्मीर की समस्या क्या है। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो रियासतों के अध्यक्ष थे, उन्होंने कैसे देश को एक किया, एक भारत संघ का निर्माण किया। हमने देखा कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया और कश्मीर को कैसे मिलाया गया। ठीक,
तो कश्मीर मुद्दा जो है यहाँ से समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोसार महोत्सव की बात कर रहे थे। क्या? लोसार महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया गया है। हाँ, लोसार महोत्सव तक बात किया है हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आरबीआई एयरटेल पेमेंट बैंक को मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा। क्या? एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक को अब अनुसूचित बैंकों का दर्जा दे दिया है। अब क्या होगा कि एयरटेल बैंक जो है वह भारत सरकार का पैरवी कर सकता है। क्या? भारत सरकार का अब एयरटेल पेमेंट जो है वह पैरवी कर सकता है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वह देश का सबसे बड़ा तेजी से डिजिटल माध्यम से बैंकों को डिजिटल माध्यम से बढ़ने वाले सबसे तेजी से बैंकों में से एक है। डिजिटल माध्यम से जिनका लेन देन या जिनसे जुड़ने वाले लोग हैं वो सबसे तेजी से बढ़ने वाले लोगों बैंकों में से एक है। बात कर रहे हैं एयरटेल पेमेंट बैंक। क्या? एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? ठीक है, तो नुब्रता। कौन? नुब्रता विश्वास जो है, नुब्रता विश्वास जो है वह एयरटेल पेमेंट बैंक की सीईओ या एमडी है। क्या? सीईओ एंड एमडी ये है नुब्रता विश्वास। बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक के स्थापना की, जो आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, एयरटेल ध्यान रखिएगा कि आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक को क्या दर्जा दिया गया है, या आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में अनुसूचित जाति के बैंक का दर्जा किसे प्रदान किया गया है। तो आपका उत्तर क्या होगा? एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है। क्या? प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मेजबान के रूप में चुना है। ध्यान रखिएगा कि 12 से 16 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। क्या? 12 से 16 जनवरी के बीच में, 12 से 16 जनवरी, 12 से 16 जनवरी के बीच में, 12 से 16 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है वो 25वां युवा महोत्सव है। क्या? 25वां युवा महोत्सव है। इससे पहले जो है 24 युवा महोत्सव मनाए जा चुके हैं। ये 25वां युवा महोत्सव है और यह कहाँ मनाया जाएगा? यह पुदुचेरी में मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जा रहा है वह आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है वह आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आजादी के अमृत महोत्सव का। आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। इस बार जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है, जो कि इस बार 25वां युवा महोत्सव है,
क्रम के अनुसार वह आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। देखिए, आजादी राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं की सभा आयोजित करके उन्हें विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि युवाओं की एक सभा का गठन किया जाए और उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया है वह क्रम के हिसाब से 25वां युवा दिवस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला। क्या है? आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इस समय देश के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है। क्या? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह आधारशिला जो है वह कहाँ रखा गया है, या कहें अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी जो है वह कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना के तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद। कहाँ? तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, यहीं पर अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। और एक चीज और रखिएगा कि ये अकादमी की आधारशिला जो रखी गई है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। क्या नाम है इसका? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। जो हैदराबाद तेलंगाना में अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी है, किसने रखी है? आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। इसकी नाम क्या है? इसका नाम है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी। देखिए, जब हम आधारशिला की बात कर रहे हैं, किसी अकादमी के आधारशिला की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। क्या? उत्तर प्रदेश में भी एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ध्यान रखिएगा, यूपी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर होंगे या यूपी से संबंधित जितने भी घटनाएं होंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं? कमेंट करके बताइए, चीजें क्लियर हो रही हैं? चलिए ठीक है। यूपी के मेरठ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी की भी आधारशिला रखी गई है। क्या? यूपी के मेरठ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी की भी आधारशिला रखी गई है। और इसका नाम क्या है? किस स्पोर्ट्स एकेडमी की आधारशिला रखी गई है या किस स्थान पे रखी गई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी की आधारशिला रखी गई है और उसका नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है केरल का उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है। क्या? केरल का उच्च न्यायालय, आप लोग देख रहे हैं, ये है उच्च न्यायालय।
केरल का जो उच्च न्यायालय है वो भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है। अब यहाँ पर कागज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो चुका है। केरल का उच्च न्यायालय जो है वह पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है। और इसकी घोषणा किसने की है? ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इसकी घोषणा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है उन्होंने किया था। देखिए, बात कर रहे हैं हम हाई कोर्ट की। क्या हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं? आप लोगों को पता ही होगा कि हर राज्य के अपने हाई कोर्ट हैं। कुछ राज्यों में हाई कोर्ट नहीं है जो अन्य राज्यों से अटैच है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट या कहे उच्च न्यायालय है उसका गठन किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है? संविधान का अनुच्छेद 14 जो है, क्या अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है अनुच्छेद 214, इसमें उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। क्या संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। एक प्रश्न और होता है कि अब तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? अब तक भारत में कितने उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है, या अब तक भारत में कितने कुल उच्च न्यायालय हैं? तो अब तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने? अब तक भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अब एक प्रश्न और भी आपसे उठता है जो पूछा भी जा चुका है कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय क्या है? क्या सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा न्यायालय है? तो देखिए, सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता का उच्च न्यायालय है। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, कलकत्ता का उच्च न्यायालय जो है वह सबसे पुराना है। इसका स्थापना जो है वह 1862 में किया गया था। कब किया गया था? 1862 में। ध्यान रखिएगा, आपसे इसका सन पूछा जा चुका है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब होगा सन 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो एक प्रश्न और बन जाता है ऑटोमेटिक कि सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? क्या सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे नया उच्च न्यायालय जो है वह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय सबसे नया उच्च न्यायालय है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि अमरावती में स्थित है। क्या आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो कि अमरावती में स्थित है, यह सबसे नया उच्च न्यायालय है और ये क्रम के हिसाब से यही 25वां उच्च न्यायालय है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हो गई? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। क्या 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है? क्या मनाया गया है 6 जनवरी को? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ध्यान रखिएगा, दिवस से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए सारे दिवस जो है वह ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, तो इससे पहले जो हम दिवस पढ़ चुके हैं एक बार उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है डीआरडीओ का। तो 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 4 जनवरी, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 4 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है या 4 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व ब्रेल दिवस। क्या विश्व ब्रेल दिवस जो है वह 4 जनवरी को होता है। क्या विश्व
ब्रेल विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस जो है वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मैंने आप लोगों को बताया था कि लुई ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहले 2018 में, कब? 2019 में सबसे पहले जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था कि लुई ब्रेल जो है इन्होंने ही ब्रेल लिपि का विकास किया था। ब्रेल लिपि, जो व्यक्ति अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो टच करके ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो लुई ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था और उनके इसी योगदान के लिए उनकी जयंती यानी कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 जनवरी की बात कर लिया है हमने। अब हम बात करेंगे 9 जनवरी। क्या 9 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि 9 जनवरी को जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी के दिन ही जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं महात्मा गांधी, वो दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी के दिन ही भारत आए थे। और उनके उसी दिन को याद करने के लिए क्या विश्व प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस जो है वह मनाया जाता है 9 जनवरी को। जब हम 9 जनवरी की बात कर ही रहे हैं तो एक डेट और ध्यान लेते हैं। कौन सा? 10 जनवरी। क्या? 10 जनवरी। 10 जनवरी एक तिथि जो है और ध्यान रखते हैं, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। एक बार रिवीजन करते हैं। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार हम लोगों ने डीआरडीओ के 64वां स्थापना दिवस को मनाया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का विकास किया था। ठीक, 4 जनवरी के बाद 9 जनवरी आता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस इसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हीं के याद में जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 10 जनवरी की, तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 10 जनवरी को? विश्व हिंदी दिवस। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय सिंधुताई सपकाल का निधन। क्या? अभी हाल ही में अनाथों की मां के नाम से लोकप्रिय सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया है। ये है सिंधुताई सपकाल, यही है सिंधुताई सपकाल। ये कौन है? ये इनके निधन को हम लोग पढ़ रहे हैं। आखिर इन्होंने क्या किया है कि इनको अनाथों की मां कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यह ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में सिंधुताई सपकाल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ठीक, तो आपका उत्तर ये होगा कि सामाजिक कार्यकर्ता। सिंधुताई सपकाल जो है वह सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये 73 साल की थी और इस साल इनका निधन हो गया है। ध्यान रखिएगा कि सिंधुताई सपकाल जो है वह 2021 में, कब? 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या? वर्ष 2021 में सिंधुताई सपकाल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए, इस बार जो है ना, जो पद्म पुरस्कार मिले हैं ना, वो बहुत ही मतलब जो धरती से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको मिले थे, जिनमें से एक सिंधुताई सपकाल भी थी। सिंधुताई सपकाल जो है वो
अनाथों की मां कही जाती थी। उन्हें अनाथों की मां क्यों कहा जाता था? अब प्रश्न यह उठता है, क्या है ना कि सिंधुताई सपकाल जो है एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जो बहुत ही अच्छी या कहे पैसे से संपन्न नहीं थी। उसके बावजूद जो है अपनी निर्धनता के बावजूद जो है इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 1400 के आसपास बच्चों, 1400 के आसपास अनाथ बच्चों को गोद लिया था। कितना? 1400 से आसपास अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया था और इनका लालन पालन करने के लिए इन्होंने रेलवे स्टेशन पर भीख तक का मांगा था। इन 1400 बच्चों का लालन पालन करने के लिए सिंधुताई सपकाल, क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा तो पैसे थी नहीं कि इतने सारे बच्चों को खिलाए पिलाए पढ़ाए लिखाए उनका लालन पालन करें, तो इन्होंने इसके लिए रेलवे स्टेशन पर भीख भी मांगा था। इनकी कार्य को देखते हुए इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हें महाराष्ट्र की क्या? महाराष्ट्र की मदर टेरेसा सिंधुताई सपकाल के कार्य को देखते हुए इनको लोग जो हैं महाराष्ट्र की मदर टेरेसा जो है वो कहते थे। ये महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से प्रचलित थी। देखिए, एक चीज और है कि सिंधुताई के कार्यों को देखते हुए इनके नाम पर एक मराठी फिल्म भी बनाई गई थी। क्या? सिंधुताई जो इन्होंने कार्य किया था, इनको देखते हुए मराठी में एक फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का क्या नाम था? ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इनके जीवनी पर इन पर आधारित एक फिल्म बनाई गई थी, उसका नाम था मी सिंधुताई सपकाल। मराठी में इनके कार्यों को देखते हुए ये इतनी ज्यादा प्रचलित थी कि इनको मी सिंधुताई सपकाल के नाम से एक इनके जीवनी पर एक फिल्म यानी कि मूवी भी बनाई गई थी। यह मूवी जो है 2010 में रिलीज हुई थी। कब? 2010 में रिलीज हुई थी और इनके कार्यों को ही प्रोत्साहित करने के लिए सन 2021 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। क्या? इनके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें सन 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां तक का हमारा करंट अफेयर जो है वह कंप्लीट हो रहा है। करंट अफेयर जो हमने बताया था कि आज हम जनवरी 5 तारीख की करंट अफेयर को डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक अब हमारा 5 जनवरी का करंट अफेयर पूरा हो गया। अब हम 6 जनवरी के करंट अफेयर पर बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक का हो गया। अब हम कल मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे, करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। ठीक है? ठीक है, फिर आप सभी को धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।